ओके, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। बायोमैकेनिक्स और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। अगर आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ लिया है, आप लोगों ने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, तो ये टॉपिक आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम्स में फिजिक्स और मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत किया है, तो ये पूरा पूरा रिलेट आप कर जाओगे, क्योंकि बायोमैकेनिक्स में थोड़ा जो बेस है वो फिजिक्स के साथ रिलेट करता है। कई बार बच्चों को ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि उनको साइंस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट साइंस। बायोमैकेनिक्स इज टोटली साइंस, मतलब टोटली फिजियोलॉजी, फिजिक्स। कैलकुलेशंस वगैरह इसमें ज्यादा होती है, यूनिट्स वगैरह इसमें ज्यादा होते हैं। तो ट्राई करिएगा, जो चीज अगर आपको ना भी पता हो, कभी आपने सुनी भी ना हो, फिर भी आप उस चीज को अगर देखें तो समझ जाए, क्योंकि इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा और इजी तरीके से ही दिया भी हुआ है आप लोगों के सिलेबस में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोमैकेनिक्स एंड किन्सियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले ये सिलेबस एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बायोमैकेनिक्स में हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिए हुए। माइक प्लीज ऑफ रखिएगा प्लीज। This kinematics and kinetics differences, very, very, very important. Types of motion, axes and planes, Newton's laws of motion, lever system, torque, projectile motion, frictional forces, partial deformities, equilibrium. आप लोगों के हेल्थ एजुकेशन में partial deformities करवा दी समझ? नो मैम। तो बोला है कि करवा दिया। हेल्थ एजुकेशन में नहीं, अब पंजाब मीडिया वाले बैच। रणवीर यस मैम, करवा दी है पोस्टल डिफॉर्मिटी। करवाया कि नहीं करवाया? यस मैम, करवा दी है। करवा दिया ना? डाउट में डाल देते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग अगर हो गया है पोस्टल डिफॉर्मिटी, तो ये अभी यहाँ पर नहीं होगा। बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग के सिलेबस में है नहीं। वैसे बायोमैकेनिक्स एंड किन्सियोलॉजी में है, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कंप्लीट नॉलेज लेकर जाए, कंप्लीट नॉलेज। तो मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो जरूर प्रोवाइड कर दूंगी, ये आपको जरूर मिल जाएगा। बट ये क्लास में नहीं होगा, बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट फॉर नॉलेज पर्पज आई विल गिव यू द वीडियो। ओके, तो ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले। डन। अब शुरू करते हैं टॉपिक आज का। जब आप लोग बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं, तो बायोमैकेनिक्स में आप किसके साथ डील करते हैं वो यहाँ पर जरा देख लीजिए। बायो का मतलब होता है लाइफ और लिविंग थिंग्स और लिविंग बीइंग्स। ठीक है, और मैकेनिक्स, नाउ मैकेनिक्स आर द ब्रांच ऑफ साइंस। मैकेनिक्स क्या है? साइंस ऑफ, ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करता है फोर्सेस एंड द कॉजेज ऑफ फोर्सेस। फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, और मोशन किस वजह से हो रहा है? फोर्सेस की वजह से हो रहा है। तो बायोमैकेनिक्स का मतलब है कि बायोमैकेनिक्स में उसके साथ डील किया जाता है कि लिविंग बींग्स, मतलब स्पोर्ट्स प्लेयर्स की बात करते हैं, क्योंकि बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स में ही यूज करते हैं। तो स्पोर्ट्स में प्लेयर के ऊपर किस तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं? फोर्सेस भी दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आ गए आपके मस्कुलर फोर्सेस, बिकॉज फोर्सेस आपकी बॉडी डेवलप कहाँ से करती है? मसल से। स्ट्रेंथ कहाँ पर होती है? मसल्स में। एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या आ गए आपके? एनवायरमेंटल फोर्सेस, एग्जांपल एयर, फ्रिक्शन, वाटर, ग्रेविटी। ये सब हो गए आपके एक्सटर्नल फोर्सेस जो बाहर से आपके ऊपर लग रहे हैं, राइट? तो इन दोनों फोर्सेस का आपके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, प्लस उस फोर्सेस के अगेंस्ट आपका कैसा मोशन हो रहा है। अगर आप उस फोर्सेस के अगेंस्ट मोशन कर पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? आपकी एबिलिटीज की वजह से कर पा रहे हैं, आपकी क्षमता। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मोटर एबिलिटीज में, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, याद है? तो अगर आप में एबिलिटीज नहीं है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर इफेक्ट होगा, राइट? आपके ऊपर इफेक्ट होगा। और अगर आप में एबिलिटीज है, तो आपका इफेक्ट होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? या तो आपके ऊपर इफेक्ट होगा या आपके
या फिर आपका इफेक्ट इसके ऊपर होगा? गेट द पॉइंट? तो ये चीज है। तो ये हम लोग स्टडी ऑफ फोर्सेस, स्टडी ऑफ मोशन, एंड ये मेनली कंसर्न है स्पोर्ट्स के साथ, स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ। तो ये सब किस में स्टडी करते हैं? बायोमैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। बायोमैकेनिक्स में एक और चीज की स्टडी होती है, वो है आपके बायोमैकेनिकल एनालाइजेशन। बायोमैकेनिकल जो मूवमेंट्स होते हैं, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, इनको भी एनालाइज करते हैं बायोमैकेनिक्स में। अब इन मूवमेंट्स को एनालाइज करने के लिए आपको एंगल्स चाहिए, आपको प्लेन्स एंड एक्सिस का पता होना चाहिए, आपको जॉइंट्स का पता होना चाहिए। बायोमैकेनिक्स सिलेबस में नहीं है क्या? एक सेकेंड, ऐसा मत करो यार। बढ़िया। सो बायोमैकेनिक्स में ये समझ में आया आपको, जब आप रनिंग करोगे तो रनिंग और कितनी इफेक्टिवली कर सकते हैं। हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मेन पर्पस क्या है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मेन पर्पस क्या है? परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। परफॉर्मेंस में यही सब आ जाती है, जंपिंग, थ्रोइंग, ये स्किल्स है कि टेक्निक है? जंपिंग, थ्रोइंग, रनिंग, जॉगिंग, ये स्किल्स है कि टेक्निक्स है? कॉन्फिडेंटली, तो ये स्किल्स है। अब इन स्किल्स को डेवलप आपने कर लिया और करना है, और कॉम्पिटिशन के टाइम पे आपको ये अच्छे से डेवलप करना है। अब इसके लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हो, डन। ट्रेनिंग के टाइम पर आप अपने मूवमेंट्स को एनालाइज नहीं करोगे? करोगे ना। एक तो होते हैं कोचेस जो क्या बोलते हैं, हाथ थोड़ा ऊपर, एंगल थोड़ा ऊपर, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, कोई मेजरमेंट है, कोई एक्यूरेसी है? कैन यू जज एक्यूरेटली विद योर ह्यूमन आई? नो। आप एग्जैक्टली देखकर बता दोगे क्या? भाई आजकल का तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है, 100 मीटर में जो वो नहीं होते हैं स्टॉप वॉच, क्या बोलते हैं उनको, स्टॉप वॉच, टाइम कीपर्स। टाइम कीपर्स 100 मीटर के टाइम कीपर्स, कोई यूज नहीं है टाइम, क्योंकि आजकल मशीन यूज होती है, फोटोशॉप, फोटोस्कोपिक मशीन, सॉरी, फोटोस्कोपिक मशीन यूज होती है, राइट? तो उनका मेन पर्पस क्या है? वो यही जज करती है कि जो मूवमेंट्स है, उन मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन फर्स्ट है कौन सेकंड, बिकॉज इतना फास्ट कंपटीशन है कि आप ह्यूमन आई से जज नहीं कर सकते हु इज फर्स्ट, हु इज सेकंड। सेम विद दैट थर्ड एम्पायर। क्रिकेट में थर्ड एम्पायर होता है, नैनो सेकंड्स में ऐसा करते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड एम्पायर का मेन मेन पर्पस क्या होता है? दैट इज हॉक आई टेक्निक, उसे हॉक आई टेक्निक कहते हैं। सेम विद दैट टेनिस, बैडमिंटन। अब बैडमिंटन में आउट लेयर्स है, जो लेयर्स है। अब जो शटल कॉक है, वो अगर लाइन पर गिरी है तो कौन सा पॉइंट है? लाइन के अंदर गिरी है, लाइन के बाहर गिरी है, अगर लाइन के ऊपर भी गिरी है तो कितना ऊपर कितना अंदर, इतना एग्जैक्टनेस कैन यू जज विद द ह्यूमन आई? नो। So these are the techniques which are used during the games, and जब आपके बॉडी मोशन को, मूवमेंट्स को एनालाइज करना होता है इंप्रूवमेंट के लिए, तब बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। सेम विद दैट, अगर आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में इंप्रूव, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए भी आपके टेक्निक्स को इंप्रूव करने के लिए भी क्या यूज करने पड़ेंगे? बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर फ्रिक्शन है, और जो कि होगा, अगर आप ओपन फील्ड में रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा। अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए फ्रिक्शन को आपको कम करना पड़ेगा। फ्रिक्शन कैसे कम करेंगे? ये आता है बायो मैकेनिक्स में। स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको आपकी बॉडी के एंगल्स कैसे बनाने पड़ेंगे, आपको आगे झुकना पड़ेगा, आगे कितना झुकना पड़ेगा। सेम विद दैट, अगर जैवलिन है तो जैवलिन का एंगल, ये जो एंगल्स होते हैं ना, इफ आई आस्क यू, जैवलिन कितने एंगल पे थ्रो करना बेस्ट रहेगा? हाइट सोच पे लो, डिपेंड करता क्या लगता है आपको? ऑनलाइन क्लास 45 मैम। 45 सर? श्योर? यस कहाँ पर मैम। ध्यान नहीं है? अब ध्यान में नहीं मैम, किसी बुक में पढ़ा था। यस मैम 45 ही पढ़ा मैंने भी। 45 बुक में पढ़ा है, ठीक है। 45, आपके पास दो टाइप के प्लेयर्स हैं, दो क्यों, तीन टाइप के प्लेयर्स हैं। एक बहुत छोटा है, एक बीच का है, और एक लंबा है। तो तीनों के लिए 45 दोगे क्या आप? तो आप 45 क्यों बोल रहे हो? इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस। मैंने पहले भी आपको बोला था
कि आपका जवाब क्या आना चाहिए? मैम पहले कंडीशंस बताइए, हाइट कितनी होगी? भाई आपका एंगल आपके हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना लंबा आदमी उतनी कम एंगल, गेट द पॉइंट, और जितना छोटा हाइट उतना ज्यादा एंगल, तभी रेंज मिलेगी, अदरवाइज रेंज नहीं मिलेगी। अब ये किसने बताया? बायोमैकेनिक्स प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में अगर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है तो बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स को यूज करना पड़ेगा। ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर आप नीचे रखते हैं तो बैलेंस बढ़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऊपर रखते हैं तो इम्बैलेंस बढ़ेगा, दोनों ही जरूरी है। अगर आप ये कहो कि बैलेंस ज्यादा जरूरी है, तो अगर मैं कहूँ हाई जंप कैसे करोगे? फिर हाई जंप में फॉल्सबरी फ्लॉप टेक्निक क्यों ज्यादा बेनिफिशियल रही? बिकॉज हाई जंप में जब बार को क्रॉस करता है प्लेयर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर आ जाती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर का मतलब क्या हो गया कि द मोस्ट इम्बैलेंस स्टेट ऑफ कंडीशन, द मोस्ट इम्बैलेंस, उस कंडीशन पे अगर आपकी बॉडी इम्बैलेंस है तभी तो किसी भी एंगल में मुड़ जाएगी। अगर बैलेंस होगी, देखो सीजर कट, आप लोगों ने सीजर कट यूज किया होगा, टेक्निक हाई जंप की होगी सब लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में, बीपीएड एमपीएड में सिखाते हैं एथलेटिक्स में। तो सीजर कट आपने टेक्निक किया फॉलो। सीजर कट में ज्यादा हाइट क्यों नहीं होती है? बिकॉज सीजर कट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके बॉडी के अंदर ही है, इट इज टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द बॉडी, तो बैलेंस वहां पे है, कभी आप ज्यादा हाइट नहीं ले पा रहे हो। और फर्स्ट फ्लॉप में क्या हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी के बाहर, मतलब मिड लाइन के बाहर, मिड लाइन के बाहर मतलब मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, उसी टाइम पे तो आप मूवमेंट कर पाओगे। सेम विद दैट, ऑन योर मार्क सेट गो, गो के टाइम पर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है? शोल्डर। शोल्डर मतलब आपके पेल्विक एरिया से, पेल्विक मतलब आपके स्टोमक एरिया से कहां आ रही है? आपके शोल्डर पे ऊपर हो गई, मतलब द मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। सेम विद दैट, उसमें मूवमेंट करने के लिए आपको अनस्टेबल होना जरूरी होगा। उस कंडीशन में कोई भी आपको धक्का हल्का देना तो भी आप गिर जाओगे, तो जरूरी है, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी अगर होगी तो आप खो खो के टाइम पे, खो खो में जब आप लोग बैठते हो तो कैसे बैठते हो? पूरे आलती पालती मार के बैठे हो क्या? कैसे बैठते हो? टोज पे बैठते हो, ऑन टोज बैठते हो। टोज पे क्यों बैठते हो? ताकि जल्दी से आप मूवमेंट कर पाओ, दैट इज अनस्टेबल पोजिशन, राइट? तो ये लॉज हो गए। सेम विद दैट, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है? तो बायोमैकेनिक्स अगर आप लोग पढ़ लेते हो, अब अगर जस्ट बताओ, अगर मैं आपको बायोमैकेनिक्स ना पढ़ाऊं तो क्या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अधूरा नहीं है? अधूरा है। विदाउट बायोमैकेनिक्स आप स्पोर्ट्स में कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, आप कभी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर ही नहीं पाओगे। डन? तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि भाई हम लोग एक्चुअली में पढ़ने क्या वाले हैं बायोमैकेनिक्स में, ठीक है? सो बायोमैकेनिक्स इज अ साइंस कंसर्न विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस acting on the human body and the effect produced by the force. लाइन समझ में आ गई? दोबारा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ो। एक साइंस है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, और उस इफेक्ट का जो मोशन है, जो जो भाई फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मोशन। तो इन दोनों को स्टडी करते हैं बायोमैकेनिक्स, ठीक है? चलिए, सो मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स एंड साइंस बोथ, यहाँ पे साइंस भी आप लिख सकते हो। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस विच डील्स विद द मोशन एंड फोर्सेस दैट कॉजेस द मोशन। तो किसके साथ डील कर रहे हैं? मोशन के साथ, और मोशन का जो कॉज है वो उसके साथ। तो कॉज ऑफ मोशन क्या है? फोर्स। मोशन किसके वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है। और फोर्स का इफेक्ट क्या है? देखो, ये बताओ, कॉज ऑफ मोशन, इफेक्ट ऑफ फोर्स, समझ में आ गया? कॉज ऑफ मोशन क्या होगा? मोशन किसकी वजह से हो रहा है? कॉज ऑफ मोशन मतलब मोशन किसकी वजह से हो रहा है। और मैं आपको क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स तभी समझ में आएगा। कॉज ऑफ मोशन, मोशन किस वजह से हो रहा है, ये किसका मतलब हो गया? फोर्स। तो मोशन किस वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है।
तो फोर्स का इफेक्ट का को क्या बोलेंगे आप? मोशन. इफेक्ट ऑफ फोर्स नोन एज मोशन. कॉज ऑफ मोशन इज नोन एज फोर्स. क्लियर है? घुमा के दे दिया तो हाँ, वो भी अभी रिलेट करेंगे, अभी चीजें समझ रहे हैं फिर उसको रिलेट करेंगे न्यूटन्स लॉज के साथ. बिल्कुल सही है. ठीक है. तो जब भाई मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स. तो जब आप मोशन और फोर्सेस को स्टेशनरी पोजीशन पे स्टडी करते हो, स्टेशनरी खड़े खड़े, आप कहीं पर मूव नहीं कर रहे हो, आप एक जगह पे खड़े होकर बैठे होकर ये मूवमेंट कर रहे हो, तो उसे कहा जाएगा स्टैटिक मैकेनिक्स. और डायनेमिक्स जब आप मूवमेंट कर रहे हो, तब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, तब आप क्या यूज करोगे? डायनेमिक्स. तो स्टैटिक और डायनेमिक्स में भी आपको उसको समझ में आ रहा है. जब आप जंपिंग जैक्स कर रहे हो, तो जंपिंग जैक्स स्टैटिक में आएगा कि डायनेमिक में आएगा? जंपिंग जैक्स. जंपिंग जैक स्टैटिक में आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे हो. डायनेमिक में आगे आपके लंजेस 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 करते हैं हम लोग. हाँ, लॉन्ग जंप, ब्रॉड जंप, लंजेस, तो ये इसमें आ गया आपका डायनेमिक में आ गया. डन. तो डायनेमिक्स की भी दो ब्रांचेस और हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स. ऑलवेज रिमेंबर, काइनेमैटिक्स में एम ज्यादा है. एम का मतलब होता है मोशन. तो याद रखिएगा, स्टडी ऑफ मोशन किसके अंडर आएगा? काइनेमैटिक्स. स्टडी ऑफ फोर्सेस किस में आएगा? काइनेटिक्स. तो आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है और मैंने शायद आपको बताया है कि विच इज वेरी लाइक विच इज इजी टू कॉम्प्लेक्स. इजी टू कॉम्प्लेक्स क्या होता है? पार्ट टू होल मेथड और होल टू पार्ट मेथड. पार्ट टू होल मेथड. पार्ट टू होल मेथड. पार्ट टू होल मेथड. ठीक है. तो अभी आपको मैंने बताया कि भाई डायनेमिक्स क्या होता है, उसके बाद आपको बता दिया काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेमैटिक्स क्या होता है. अब इसको डिटेल में जाकर जानते हैं. अदरवाइज अगर आपको स्केलेटल सिस्टम को याद करना है, तो स्केलेटल सिस्टम को याद करने के लिए आपको अपर बॉडी का स्केलेटल सिस्टम अलग याद करना पड़ेगा, लोअर बॉडी का अलग याद. पेंडिकुलर, एक्सियल, सेम विद दैट आर्म्स का अलग, लेग्स का अलग. इस तरीके से डिवाइड करते हैं आप, तभी तो स्टडी कर पाएंगे, तभी तो याद रख पाएंगे. सेम विद दैट, अगर आपको हम कहें कि स्टडी ऑफ मोशन एंड कॉजेज ऑफ मोशन, दोनों को कहा जाता है मैकेनिक्स, बट एक साथ पढ़ाई करना मुश्किल नहीं हो जाएगा, इसलिए दोनों को डिवाइड कर दिया है. काइनेटिक्स में किसकी स्टडी की जाती है? फोर्सेस की. और काइनेमैटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन. इस तरीके से अब डिटेल में इसको जानेंगे. आगे बढ़ने से पहले मोशन की स्टडी एक बार कर लेते. मोशन एंड इट्स टाइप्स. सो बेसिकली मोशन बहुत टाइप्स का होता है, और मोशन का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर जब भी कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह में ट्रेवल कर रही है, तो उसे मोशन कहा जाता है. सिंपल. अब ये जज करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है एक्सिस की. एक्सिस का मतलब क्या हो गया? फलक्रम. रेफरेंस एक्सिस कह सकते हो, फलक्रम कह सकते हो, फिक्स्ड पॉइंट कह सकते हो, फिक्स्ड पॉइंट कह सकते हो, और क्या क्या कह सकते हो? रेफरेंस पॉइंट कह सकते हो, और क्या कह सकते हो? फलक्रम कह सकते हो, एक्सिस कह सकते हो, और क्या कह सकते हो? बस यही है. तो एक्सिस कह सकते हो, फलक्रम कह सकते हो, फिक्स्ड पॉइंट कह सकते हो. हाँ, क्या हो गया? एक सेकंड प्लीज होल्ड करिएगा, प्लीज होल्ड करिएगा. ओके, डन. सो मोशन के लिए आपको फिक्स पॉइंट की जरूरत है. अब देखो कैसे. आप लोग ट्रेन में ट्रेवल करते होंगे, एंड ट्रेन में जब एकदम से आप देखते हो ट्रेन चल गई, तुरंत देखते हो मेरी चली किसकी चली. मतलब ट्रेन को पहले आप जज करते हो कि मेरी ट्रेन चल रही है कि दूसरी ट्रेन चल रही है. इसको जज करने के लिए आप क्या चेक करते हो? आप चेक करते हो या तो स्टेशन या तो पटरी. दूसरी ट्रेन को अगर आप कंपेयर करते हो, तो जज कर पाते हो क्या कि मेरी ट्रेन चल रही है, किसकी ट्रेन चल रही है? नहीं जज कर पाते. आप जज कर ही नहीं पाओगे.
क्योंकि दूसरी ट्रेन भी मोशन में है और आपकी ट्रेन भी मोशन में हो सकती है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी ट्रेन मोशन में है। इसके लिए जज करने के लिए आपको क्या चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट, एंड दैट इज जो चीज रुकी हुई है, एंड दैट इज द प्लेटफॉर्म और द ट्रैक। वो रुका हुआ है ना, वो तो नहीं चल रहा। तो जो चीज चल रही है वहां से आप अपने मोशन को जज नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, उसके लिए क्या चाहिए होगा आपका फिक्स पॉइंट। सेम विद दैट, अगर आपको जानना है कि आपने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, तो कितना ट्रेवल किया तो कहां से जज करोगे, फिक्स पॉइंट से, कहां से लेकर कहां तक। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, फिक्स पॉइंट चाहिए, तभी आप जज कर पाओगे मोशन को। ठीक है, तो आपको मोशन समझ में आया। आप लोगों ने मूवी बनते हुए देखी है कभी, कभी मौका मिला है मूवी में ही मूवी बनते हुए देखिएगा, ये तो देख लिया होगा। कई बार मूवी के अंदर ही डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, वो तो देखा होगा। तो कई बार देखा नहीं आपने, कार चल रही होती है तो वो एक्चुअली में चल नहीं रही होती है, वो पीछे स्क्रीन चल रही होती है, राइट। बट हमें क्या लगता है कि कार चल रही है, तो एक्चुअली में पीछे की स्क्रीन मूविंग है, इसलिए आप जज नहीं कर पा रहे हो। जज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स पॉइंट। अगर पीछे की स्क्रीन स्टेबल हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, तो आप बता दोगे, क्यों बना रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं बता पाओ, अदरवाइज तो नहीं बता पा रहे हो ना। यस और नो, मजा नहीं आ रहा है यार, तुम बोल नहीं रहे, यस और नो, राइट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो मोशन के लिए क्या चाहिए, फिक्स पॉइंट। मोशन में आप जज नहीं कर सकते अपने मोशन को। चल, ओके भाई, ये इतने टाइप्स के होते हैं। सो ज्योमेट्रिकल कोर्स ऑफ मोशन, लॉजिकल कोर्स ऑफ मोशन, तो ये बता दो। हाँ हाँ वो मूवी इसलिए देखने जाते हैं, वही बात है ना कि चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, राइट राइट। चलिए, क्रोजिकल कोर्स ऑफ मोशन, क्रोजिकल मतलब क्या होता है, नंबर। नंबर में मैम। हाँ एग्जैक्टली, फिक्स पॉइंट, नंबर्स। जब आप कैलकुलेशन नंबर्स में करते हो, मान लो क्रोजिकल। या ज्योमेट्रिक में क्या आ गया आपका, एंगल्स, फिक्स्ड एंगल्स, राइट। तो जब आप एंगल्स के थ्रू कंपेयर करते हो, एंगल्स के थ्रू मोशन को डिफरेंशिएट करोगे, तो ये तीन होते हैं, लीनियर, रोटेटरी और जनरल। एंगल्स के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और नॉन रेगुलर। पहले किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल कोर्स ऑफ मोशन की बात करेंगे, एंगल्स की बात करेंगे। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, उसे क्या कहेंगे आप, लीनियर मोशन। अब ये दो टाइप का होता है, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। अगर एग्जैक्टली सीधा है तो रेक्टिलिनियर, अगर कर्व हो गया तो कर्विलिनियर। एग्जाम्पल देखो, 100 मीटर का एग्जाम्पल नहीं दे सकते, रीजन बीइंग बताते हो, आगे बताते हो। ये देखो, वैसे तो हम ना कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते, क्योंकि 99% 99% मोशन कौन सा होता है, जनरल होता है। जनरल जो भी आप लोग पढ़ेंगे, 99% मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंगुलर एंड लीनियर बोथ। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हो, लीनियर, अभी मैं आपको एंगुलर पढ़ाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, बहुत मजा आएगा आपको। तो जब आप यहाँ पर कोई भी बॉडी अगर सीधी मूव कर रही है, जैसे कि एग्जांपल बॉलिंग करी, कभी आप लोगों ने बॉलिंग कहते हैं इस गेम। सुनानी आ रही, ऑल राइट, कोई बात नहीं, बाहर बैठ जाओ, इट्स ओके। हाँ क्लास लगा लो आप फोन में, लिंक लिंक भेज दो माही माही मैरिया मारिया मारिया ओके। थोड़ा ना क्लास में थोड़ा ना सफोकेशन हमें ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा इसलिए डिस्टरबेंस हो रहा है। चलो ठीक है, ओके। बॉलिंग गेम में जो बॉल होती है वो सीधा मूव कर रही है, तो ये हो गया आपका रेक्टिलिनियर, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका ये देखिए, ये क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसे मूव कर रहा है, कर्व में मूव कर रहा है। कैसे, कर्व में मूव कर रहा है। जैवलिन भी कैसे मूव करता है, कर्व में मूव करता है, शॉर्ट पुट कर्व में, लॉन्ग जंप भी कर्व में। कौन सा मूवमेंट है ये, कर्विलिनियर। डन, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, ये मिला के बनता है लीनियर मोशन। ठीक है, अब देखिए दूसरा कौन सा है, रोटेटरी और एंगुलर मोशन। ना एंगुलर मोशन में
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फिक्स्ड पॉइंट। जब भी आपका मोशन अगर फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड हो रहा है, अगर फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द हो रहा है, तो उसे कहेंगे एंगुलर मोशन। एग्जाम्पल, हैमर थ्रो। हैमर थ्रो को आपने पकड़ा हुआ है बीच से, तो जहां से आपने पकड़ा हुआ है वो क्या बन गया आपका फिक्स्ड पॉइंट। जहां से आपने उसको पकड़ा हुआ है वो क्या हो गया आपका फिक्स्ड पॉइंट। आपको मैंने ये बताया है ना, जॉइंट्स डज नॉट मूव, बताया ना मैंने आपको, दैट मींस जॉइंट्स आर फिक्स्ड, जॉइंट्स मूव नहीं करते। तो जब आपने हैमर थ्रो को पकड़ा हुआ है, तो आप जब बेसिकली हैमर मूव कर रहा है, आपका हाथ तो स्टेबल है ना, ऐसा ही होता है कि आप हाथों को घुमाते हो, नहीं ना, हाथ को स्टार्टिंग में घुमाते हैं फॉर मोमेंटम, मोमेंटम के लिए आप हाथ को घुमा रहे हो, फिर आपका हाथ सीधा होता है, फिर आप केवल आपका हैमर घूमता है और आपकी बॉडी घूमती है, आपका जो एक्सिस है वो फिक्स्ड है। तो एक्सिस के अराउंड जो मोशन हो रहा है उसको कहते हैं एंगुलर मोशन। एंगुलर मतलब एंगल के साथ। सेम विद दैट, अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपने बॉडी के मोशन की, अगर मैं आपसे ये मूवमेंट करती हूँ, तो ये मूवमेंट कौन सा मूवमेंट होगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। क्या ये एंगुलर मोशन है? ये एंगुलर मोशन है? नहीं है? यस मैम, यस मैम। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी मोशन चाहे 10 डिग्री हो, 10 डिग्री, 180 डिग्री, याद है ये, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये डिग्री एंगल पे नहीं होती, तभी तो एंगुलर मोशन हुआ। गेट द पॉइंट? ये एक अलग चीज है सर, ये भी है, ये भी है, ठीक है। जब आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात कर रहे हो, हाइपर एक्सटेंशन की बात कर रहे हो, ये कोई भी मोशन अगर आपके जॉइंट के अराउंड हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, एंगुलर मोशन। तो ये क्या है, जॉइंट है, जॉइंट मतलब फिक्स पॉइंट, इसके अराउंड ही तो हो रहा है ये मोशन, तो ये कौन सा हो गया, एंगुलर मोशन हो गया। सेम विद दैट, इसलिए मैंने कहा था आपसे, जब आप रनिंग की बात करते हैं, तो रनिंग में आप अपने बॉडी के जॉइंट्स के अराउंड मोशन कर रहे हैं, तो वो एंगुलर मोशन भी है, और आप सीधा भाग रहे हैं तो वो लीनियर मोशन भी है, और दोनों को मिला के क्या बनता है, जनरल मोशन। मैम आपने रनिंग को किक कैसे किया, होगा? एक्सक्यूज मैम, यस मैम। मैम रनिंग में कैसे होगा एंगुलर मोशन? थोड़ा रनिंग एक्सप्लेन। में हो गया कुछ ऐसे, देखो मैं दिखाता हूं, शायद दिया हो, ये देखिए, ऐसे भागते हैं सीधा, है ना, इस तरीके से। तो जब आप 100 मीटर भाग रहे हैं, तो 100 मीटर आप सीधा भाग रहे हैं, चाहे 100 मीटर चाहे 200 मीटर होगा तो वो लीनियर ही, चाहे 100 चाहे 200 होगा तो वो लीनियर, डन। यस मैम। जब आप भागते हैं तो आपके जो हैंड्स हैं और लेग्स हैं वो आपके मूव करते हैं, विदाउट मूवमेंट आप भाग लोगे नहीं, भाग लोगे। तो वो जो मूवमेंट कर रहे हैं वो जॉइंट्स के अराउंड कर रहे हैं, और जो भी मोशन जॉइंट्स के अराउंड होता है उसको एंगुलर मोशन कहते हैं। शोल्डर, हिप, नी, एल्बो, दीज आर द जॉइंट्स जिनके अराउंड मोशन हो रहा है, यस और नो, तो इनको एंगुलर मोशन भी कहेंगे आप। सेम विद यस। दैट, फुटबॉल है, फुटबॉल, फुटबॉल को जब आप किक करते हैं तो क्या वो स्पिन नहीं होती? अगर स्पिन ना हो तो फुटबॉल आगे मूव कर पाएगी? अगर चलो किसी को, मुझे नहीं पता, पता है कि नहीं पता है, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, अगर जवाब देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आप फुटबॉल को किक करते हो, और किक करने के टाइम पे अगर आप स्पिन करते हो, एक होता है सेंट्रिक फोर्स, एक होता है इसेंट्रिक फोर्स। सेंट्रिक फोर्स और इसेंट्रिक फोर्स, नाम में कुछ समझ में आ रहा है? सेंट्रिक मतलब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किक कर रहे हो, और इसेंट्रिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किक नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से किक करोगे, ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, सीधा, किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का हो, अगर आप उसके सीजी से हिट करोगे वो कैसे मूव करेगा, सीधा। और इसेंट्रिक फोर्स का मतलब है वो सीधा मूव नहीं करेगा, वो घूम जाएगा, वो घूम जाएगा, स्पिन हो जाएगा, राइट। तो आपने क्या किया, आपने फुटबॉल को किक किया हवा में, प्रोजेक्ट किया हवा में, और स्पिन दे दिया, स्पिन कर दिया, तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कम ऑन, कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा?
नहीं, इसेंट्रिक तो फोर्स है। इसेंट्रिक फोर्स प्लस स्पिन, इसेंट्रिक फोर्स प्लस स्पिन की वजह से कौन सा फोर्स, कौन सा इफेक्ट डेवलप होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज, आपने कभी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह अगर किए हो तो हवा में अगर आप फुटबॉल को, अगर बास्केटबॉल को हवा में आप रोल कर देते हो, तो रोल करने के बाद फुटबॉल और बास्केटबॉल देखना आप सीधी मूव नहीं करती है, वो कैसे मूव करती है? वो लिफ्ट हो जाती है, लिफ्ट। दैट मीन्स जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इसेंट्रिक फोर्स पुश किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा पुश किया और स्पिन कर दिया, तो आप देखोगे कि उसमें एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है जिसको कहते हैं लिफ्ट। तो वो ऑब्जेक्ट घूम जाएगा। आपने फुटबॉल में देखा होगा, किसको, किसी का गेम है फुटबॉल, फुटबॉल 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 खेलते हैं आप? फुटबॉल में बनाना किक जानते हैं? कॉर्नर किक से, कॉर्नर कॉर्नर से किक करके आप गोल पोस्ट में हिट कर सकते हैं। कॉर्नर से, सपोज करिए दिस इज गोल पोस्ट, दिस इज गोल पोस्ट और यह है कॉर्नर, यहां से किक किया, बॉल गोल पोस्ट पे। इट्स वेरी ट्रिकी, इट्स बहुत ट्रिकी है ये, क्योंकि इसमें ये तीन चीज लग रही है। पहला इसेंट्रिक फोर्स, सेंट्रिक तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा? इसेंट्रिक, तभी बॉल घूमेगी। दूसरा क्या लग रहा है? स्पिन। तीसरा लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट होगा तभी वो कर्व ले पाएगा। तो इसे कहा जाता है मैग्नस इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं? मैग्नस इफेक्ट। अब इसको लिख लो, ये लिख लो। जब तक मैं ये आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी मैग्नस इफेक्ट, तब तक आपको ये पता खुद ब खुद होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नस इफेक्ट। ओके, वापस आते हैं। अब आपको समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल मोशन? यस और नो? मैम, हाँ जी मैम। मैम जो हमने पहले मतलब किक किया, स्पिन किया, फिर लिफ्ट किया, उसको इसेंट्रिक फोर्स लगाई, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे? यस यस यस, उन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। ओके मैम। और एक और चीज, मैग्नस इफेक्ट का बॉडी के वेट के साथ रिलेशनशिप है। ये चीज आप शॉर्टपुट में नहीं कर सकते। शॉर्टपुट में चाहे आप कितना भी इसेंट्रिक फोर्स लगा दो, चाहे आप कितना भी उसमें स्पिन कर लो, चाहे आप कितना भी उसमें लिफ्ट कर लो, उसमें मैग्नस इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो भारी है। हल्की चीज में ज्यादा होता है, हल्की चीज में लिफ्ट ज्यादा होता है, भारी चीज में लिफ्ट इतना नहीं होता है। और रीजन बीइंग, उनमें लिफ्ट भी तो होता है ना। देखो आप, गेट द पॉइंट। अब स्पिनर्स में आप देखोगे वो लूप मारते हैं, स्पिनर्स मोस्टली, स्पिनर्स में लूप होता है। रीजन बीइंग वही कॉम्बिनेशन ऑफ, वो फिर अलग कंडीशन है वहां पर। अभी देखो जहां पर जब जो जो ये वाला आपने एग्जांपल ऐड किया है ना, इसके लिए रीजन अलग हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अब इसमें मटेरियल भी आएगा, जहां पर आप करा रहे हो, पिच करवा रहे हो, वहां पर भी आता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे आप खेल रहे हो वो ग्रासी फील्ड है, मैट है, बहुत चीजें आती है। सेम विद दैट एयर प्रेशर कितना है। नहीं 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 नहीं, स्पिन भी दो टाइप का होता है सर। टॉप, तीन तीन टाइप का होता है, टॉप स्पिन, साइड स्पिन और टॉप स्पिन, साइड स्पिन और बैक स्पिन। तो जब आप टॉप स्पिन की बात करते हैं, टॉप स्पिन, तो टॉप स्पिन में हाइट कम रहती है, बैक स्पिन में हाइट ज्यादा होती है। अब देखो, ये किताबों में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली हो सकता है चीजें अलग हो, प्रैक्टिकली चीजें वैसी भी अलग होती है, बट ये किताबों में लिखा हुआ है, मैं उसके अकॉर्डिंग करा। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अच्छा, वो कंडीशन बेस्ड होगा, हो सकता है, बट वहां पे कंडीशन क्या पता अलग हो। ठीक है, हो सकता है। चले, तो अब ये जो तीसरा वाला डायग्राम है, ये तीसरा वाला डायग्राम किस में आएगा? लीनियर में आएगा, एंगुलर में आएगा? लीनियर एंगुलर मोशन।
तीसरा जो डायग्राम है ये आपका मेनली दीज आर व्हाट, दीज आर फलक्रम। क्या ये फलक्रम है जहां से इसने पकड़ा हुआ है? और ये इस पकड़े हुए जहां पे ये पकड़ा हुआ है ये हो गया फलक्रम, इसके अराउंड घूम रहा है, तो ये कौन सा मोशन हो गया? ये हो गया एंगुलर मोशन। डन, ये हो गया एंगुलर मोशन। सेम विद दैट, पंखा घूम रहा है, पंखा एक्सिस के ऊपर घूम रहा है, कौन सा हो गया? एंगुलर मोशन। सेम विद दैट, पृथ्वी अर्थ घूम रही है, अपने ओन एक्सिस पे घूम रही है, तो वो कौन सा हो गया? एंगुलर मोशन। गेट द पॉइंट? तो ये चीज है। 400 मीटर ट्रैक लीनियर मोशन है कि एंगुलर मोशन है? 400 मीटर ट्रैक लीनियर मोशन है कि एंगुलर मोशन है? बता दो, अगर तुम समझ गए तो इसका जवाब दे दोगे आप। कहाँ है एक्सेस पॉइंट? लीनियर है मैम। होगा मैम, कोई बात क्योंकि नहीं, कोई बात नहीं, कोई मैम बात क्योंकि नहीं। एक्सिस अलग एक अलग और चीज होगी। सुनो, कोई नहीं, आप एक और चीज सुनो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड एंगुलर मोशन? तो जो आप कह रहे हैं वो सर्कुलर मोशन है। आपने वो देखा है मौत का कुआं? मौत का कुआं गए हो कभी? देखा है? मेले में यस देखा है? यस वो क्या है? वो एंगुलर मोशन है? नहीं, वो सर्कुलर मोशन है। उसमें कोई बीच में एक्सिस है क्या? नहीं ना। उसके अराउंड कोई मोशन हो रहा है क्या? नहीं ना। आप जो 200 मीटर 400 मीटर भाग रहे हो वो किसी एक्सिस से भाग रहे हो? कोई किसी ने आपको पकड़ा हुआ है? नहीं ना। आप एक्चुअली में कर्व में भाग रहे हो, सर्कुलर मोशन। अगर आप पूरा 400 भाग रहे हो तो वो सर्कुलर है, अगर आप 200 भाग रहे हो तो वो कर्वी लीनियर है, बट वो एंगुलर नहीं है। एंगुलर आपकी बॉडी का मोशन है, ना कि आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सा है? सर्कुलर। देयर इज अ सर्कुलर डायरेक्शन। गेट द पॉइंट? दिस इज मैम द बोल सकते हैं भी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्पेसिफिक एक्सिस हो तभी उसको एंगुलर माना जाएगा। बिल्कुल सही है। विदाउट एक्सिस कोई भी मोशन है तो वो या तो वो लीनियर है, कर्वी लीनियर, या सर्कुलर। विदाउट एक्सिस, एक्सिस के साथ है तो वो एंगुलर ही होगा 100%। डन सर? कर्वी लिनियर में मैम जैसे गोल गोल घूमना होगा, जैसे कोई आपने भी बोला चीज कि जो कर्व में मूव कर 400 रही है, कोई भी चीज जो कर्व में मूव कर रही है उसे आप विदाउट कहेंगे, एक्सिस। हाँ उसे आप कहेंगे कर्वी लीनियर। ठीक है, अब चलो मान, ठीक है मैम 100 मीटर को तो लीनियर ही बोलेंगे फिर। सर, बोथ कॉम्बिनेशन बोलेंगे सर, क्योंकि डायरेक्शन आपका लीनियर है बट आपकी बॉडी में मोशन एंगुलर हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया? आपका जनरल मोशन हो गया। ठीक है, अब बता दो ये क्या है? ये क्या है? ये लीनियर मोशन है कि एंगुलर मोशन है? अच्छा, ये है क्या? ये मोशन कौन सा है? ये सर्कमडक्शन है कि रोटेशन है? रोटेशन की सर्कमडक्शन? फुटबॉल, बताओ, बोल दो सर, आज तो बोल दो। पक्का? पक्का? क्या है ये? रोटेशन है? ऑनलाइन वाले क्यों भाई चुप बैठ जाते हैं? सरकमडक्शन मैम। अरे मैडम, सरकमडक्शन। अरे गुरप्रीत कौर, कमाल करते हो तुम। मैडम ये रोटेशन है। रोटेशन ऑलवेज अपने ओन एक्सिस पे होता है। जो धरती घूम रही है, जो धरती घूम रही है वो सर्कमडक्शन है कि रोटेशन है? धरती जो घूम रही है वो रोटेशन है कि सर्कमडक्शन है? रोटेशन में वो रोटेशन है। दैट मीन्स अर्थ रोटेट्स एट इट्स ओन एक्सिस। सुना है ये लाइन? रटा हुआ है। मतलब क्या है? अपने एक्सिस पे घूम रही है, दैट इज रोटेशन। सर्कमडक्शन ट्राइएक्सियल है। ट्राइएक्सियल, वो तीनों एक्सिस पे घूम रहा है, दैट इज ट्राइएक्सियल। गेट द पॉइंट? सो सेम विद दैट, दिस इज आल्सो रोटेशन which rotates at its own axis, अपने एक एक्सिस पे। रोटेशन यूनिएक्सियल है कि मल्टी एक्सियल है? रोटेशन यूनिएक्सियल है मैम। एक्सियल मैम। यूनि मैम, यूनि। रोटेशन यूनिएक्सियल है, सर्कमडक्शन मल्टी एक्सियल है। यहाँ तो समझ में आ रहा है? ठीक है, आप लोगों को मैंने इतने सारे जो आज एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, आप मुझे ये बताइए, आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, मैंने कुछ नया पढ़ाया है? ये सब चीजें या तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में या तो फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके हो। कोई भी ऐसी चीज जो मैंने पहली बार पढ़ाई है आपको? मोशन तो आप
बचपन से कर रहे हो, केवल मैंने बता दिया कि क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है ना। कोई ऐसी चीज जो पहली बार आपने देखी नहीं, वो सब चीज है ही आपके सामने, बस वो थोड़ा कि क्लियरिटी आ जा रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर आज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज डन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ज्योमेट्रिकल कोर्स ऑफ मोशन। जनरल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल, क्लियर है ये चीज। 99% स्पोर्ट्स में मोशन कौन सा होता है, जनरल, जनरल मोशन। बिल्कुल सही है। इवन इवन जब आप लिफ्ट भी होते हो, जब आप लॉन्ग जंप में अपने आप को लिफ्ट करते हो, तो भी आप अपने पैरों का मोशन करते हो, पैरों का मोशन कर रहे हो, पैरों का मोशन कर रहे हो, दैट मीन्स एंगुलर मोशन कर रहे हो, हवा में भी आप मोशन कर रहे हो, ठीक है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल मोशन, रोटेटरी एंड लीनियर। जब आप लॉन्ग जंप के टाइम पे टेक ऑफ ले रहे हो तो कर्वीलिनियर मोशन हो रहा है, कर्वीलिनियर, बट आपके हाथ और आपके पैर भी तो मूव कर रहे हैं, तभी तो लैंडिंग होगी, तो वो एंगुलर भी हो गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल मोशन डन। नेक्स्ट आ गया आपका लॉजिकल कोर्स ऑफ मोशन। ये दो मैम टाइप जर्नल होता की है, डेफिनेशन को कैसे बोलेंगे हम, जर्नल की combination of डेफिनेशन? combination of linear and rotatory motion is known as general motion. नेक्स्ट आ गया आपका लॉजिकल कोर्स ऑफ मोशन। ये दो टाइप का होता है, रेगुलर एंड नॉन रेगुलर। अगर आप रेगुलर मोशन की बात कर रहे हैं, अगर वो लॉजिकल मतलब नंबर्स के साथ, अब आप मोशन को नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। पहला आ गया आपका रेगुलर मोशन। रेगुलर का मतलब क्या हो गया, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन इन सच अ वे दैट इक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब बॉडी ऐसे मूव कर रही है जिसमें कि उतने ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस बार बार कवर कर रही है, इसका मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है। यस मैम। इसका मतलब ये तो है भाई स्पीड कौन है, मतलब आप स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है, इट इज ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस एट द सेम स्पीड एट द सेम टाइम। तो ये क्या हो गया, रेगुलर मोशन। और ये कैसे आपने जज कर पाया, क्योंकि नंबर सेम है। 5 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, 5 किलोमीटर 5 मिनट में आधे घंटे से कवर कर रही है, तो ये कौन सा मोशन हो गया, रेगुलर। जज कैसे किया, नंबर से। नेक्स्ट आ गया आपका नॉन रेगुलर। और जब ऐसा नहीं होता, स्पीड अगर आपकी कांस्टेंट नहीं है, तो कौन सा हो गया, नॉन रेगुलर। मैम ये रेगुलर मोशन वाली दोबारा बताना कि कैसे रिलेट रेगुलर में करेगा मैम इससे। आपका मोशन कांस्टेंट है, आपकी ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है, तो हाँ उस कांस्टेंट मोशन को कहा जाता है रेगुलर मोशन। रेगुलर मोशन को एसेलरेशन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। एसेलरेशन कितने टाइप्स का होता है मैम? एक्सेलरेशन में तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। मैम, एसेलरेशन का मतलब स्पीड इंक्रीज नहीं होता, एसेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड, दैट्स इट। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज यस एसेलरेशन। यस मैम। अब वो कम भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है, गेट द पॉइंट मैम। एक्सेलरेशन नॉट ऑलवेज इंक्रीज द स्पीड, इट ऑल्सो डिक्रीज द स्पीड, राइट। यस तो जब यस आप यस मैम। बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो उसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कैसे होगी वो मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। मैंने बोला आपसे ये एक्सेलरेशन कितने टाइप्स का होता है, एक्सेलरेशन कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसमें भैया 100 मीटर का फेज देख लो ना, फेज ऑफ 100 मीटर, स्टार्टिंग के 30 मीटर एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड इंक्रीज हो रही है। बीच वाले फेज को बोलते हैं मेंटेनेंस फेज, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन, ना स्पीड घट रही है ना स्पीड बढ़ रही है। नेक्स्ट क्या हो गया, टी एक्सेलरेशन, स्पीड घट रही है। तो 3 टाइप का हो गया एक्सेलरेशन। तो नॉन रेगुलर मैम भी, हाँ जी मैम, मैम इसमें आपने बोला स्पीड मतलब सेम रहेगी, तो फिर ऐसे तो स्पीड कम हो रही है ज्यादा हो रही है, तो फिर रेगुलर मोशन में कैसे वो ऐड हो गया? मैम नॉन रेगुलर में स्पीड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, रेगुलर में तो सेम है। अब एग्जांपल दे दो आप, चलो बताओ, एग्जांपल बता दो। मैं मैम रेगुलर में हम रेपिटेशन को भी ऐड कर सकते हैं ना, जो मान लो हम 100 मीटर की रेपिटेशन लगा रहे हैं। सर हम अपने आप को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, हमारी स्पीड तो घट रही है बढ़ रही है ऑटोमेटिकली। आप अपनी स्पीड को रेगुलर मोशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते।
कौन सी चीज है जो मैम कांस्टेंट है? जिम में जैसे रनिंग मशीन होती है जिम में। मशीन। हाँ मशीन मशीन। हो सकती। हाँ कोई भी चीज जो ऑटोमेटिक मोड पे है वही हो सकता है रेगुलर। आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप पे तो चीजें बदलती रहती हैं। बस मैम राइट। यही concept था, मतलब क्योंकि हम कभी भी सेम स्पीड में हम नहीं कभी लगता, रह नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर कब सकते। दैट इज वाई आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन में मशीन हाँ यूज होती है, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट स्पीड चाहिए। यस यस मैम। दैट इज वाई वी यूज अब फाइबर मशीन्स, राइट। नॉन रेगुलर मोशन में इंक्रीज डिक्रीज स्पीड होती है, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब आप यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया? इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन टेक्स प्लेस इन इक्वल ऑफ टाइम। देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया कि स्पीड या तो घट रही है या तो बढ़ रही है। घट रही है बढ़ रही नहीं है, या तो घट रही है या तो बढ़ रही है। एग्जाम्पल, आपने किसी चीज को ऊपर से छोड़ा तो स्पीड कैसी होगी? पहले धीरे 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 बढ़ेगी, कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी। अगर आपने किसी चीज को ऊपर से छोड़ा तो स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी। ऐसा है क्या कि बढ़ेगी कि घटेगी? नहीं ना, केवल बढ़ेगी। या फिर आपने किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंका तो धीरे धीरे स्पीड कम होगी। तो ये कांस्टेंट है, मतलब आपकी या तो स्पीड बढ़ रही है या तो स्पीड घट रही है। स्पीड चेंज तो हो रही है, लेकिन या तो घट रही है या तो बढ़ रही है। इसे क्या कहेंगे आप? यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा आ गया, स्पीड आपकी घट रही है बढ़ रही है घट रही है बढ़ रही है, ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल 100 मीटर 200 मीटर। दोबारा देखो, रेगुलर मोशन में आपकी स्पीड कांस्टेंट है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, सेम स्पीड सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम में। नेक्स्ट आ गया आपका नॉन रेगुलर। इसमें स्पीड आपकी घट रही है बढ़ रही है। अब ये दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है? स्पीड या तो कॉन्स्टेंटली घट रही है या तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। दूसरा आ गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या हो रहा है? स्पीड घट रही है बढ़ रही है। जैसे कि कई बार हम कार चला रहे हैं, हमारा मन कर गया फाटलैक ट्रेनिंग, यस फाटलेक ट्रेनिंग सिंपल बोल सकते फाटलैक ट्रेनिंग, दैट इज हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप किस में आएगा? यूनिफॉर्म मोशन में आएगा या फिर रेगुलर में आएगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म में आएगा? लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो किस में आएगा? कि नॉन यूनिफॉर्म में आएगा, हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही। अरे अरे सोच तो लो पहले, थोड़ा 1 मिनट लेके ना सोचो पहले मैंने सवाल क्यों पूछा होगा, फंसाने के लिए मुझे। मैं जज करना चाहती हूँ कि आप लोग देखो, अगर आप लोग एग्जाम्पल्स नहीं रिलेट कर सकते, अगर आप लोग कंडीशंस के मैम अकॉर्डिंग ये नहीं, तो मतलब यूनिफॉर्म में आएगी। मैम ये यूनिफॉर्म में आएंगे कैसे सारे सर? थ्रोज। प्लीज एक्सप्लेन, कैसे? प्लीज एक्सप्लेन। सर मैम हर अटेम्प्ट के बाद हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 मान सर, लो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने सर लॉजिक बताओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है सर? लॉजिक वही मैम जो अभी आपने बताया कि कभी स्पीड कम होगी कभी ज्यादा होगी। लॉन्ग जंप में देखो, लॉन्ग जंप में अप्रोच रन कितने मीटर का होता है? 35 40 45 35 36.5 होता है मेनली, 36.5 समथिंग, ठीक है। या आप अपनी स्पीड को, एसेलरेशन स्पीड को 35-40 मीटर तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। ये बात पढ़ी है ना आपने? तो आप यस यूज नहीं करते हो। तो दैट इज व्हाई दैट अप्रोच रन इज बीइंग गिवन टू इंक्रीज द स्पीड, दैट्स इट। अगर आपको एसेलरेशन रन, अगर आपको एसेलरेशन रन करना है तो वो 50 मीटर का नहीं होता है। कितने का होता है? 30 मीटर का होता है। अगर आपको अपनी एसेलरेशन स्पीड इंक्रीज करनी है, जितने भी स्प्रिंटर्स हैं वो समझ गए, अगर आपको स्प्रिंट ट्रेनिंग के लिए स्पीड इंप्रूव करनी है ना, तो आप 35 मीटर 30 मीटर के स्प्रिंट मारते हो। रीजन बीइंग टू इंक्रीज द एसेलरेशन स्पीड। वहां पे स्पीड डिक्रीज थोड़ा करोगे आप, इंक्रीज करोगे। सेम विद लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में तो आपको क्या चाहिए? एसेलरेशन स्पीड चाहिए, किसी में भी, चाहे थ्रोज हो चाहे जंप्स हो। तो ये कौन सा आ जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। कौन बोल रहा था रेगुलर?
तुम कांस्टेंट में भाग लोगे सर? कैसे भाग लोगे? यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन ना, खड़े होगे तब शुरू करोगे, तो कांस्टेंट कैसे हो गया सर? ऐसा ना करो यार। ये आपको मोशन समझ में आया आज? आपको क्या समझ में आया? आपको आज बायोमैकेनिक्स समझ में आया? बायोमैकेनिक्स के बाद मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस समझ में आया आपको? इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस समझ में आया आपको? ठीक है, उसके बाद दो ब्रांच होती है इसकी, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेटिक्स डील्स विद, काइनेटिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्स मैम। फोर्स, फोर्स मैम। काइनेमैटिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन मैम। अगर मैं लिख दूं व्हाट इज द cause of motion known as, what is the cause of motion known as? दो ही ऑप्शन है, काइनेमैटिक्स, काइनेटिक्स, फोर्स कहां से आ गया? काइनेमैटिक्स। What is the cause of motion is known as kinetics. What is the cause of, what is the effect of force is known as? What is the effect of force is known as kinematics. What is the study of motion is known as? Study of motion is known as kinematics. Study of Kinetics. known as kinetics. Clear? Kinetics. मोशन समझ में आ गया? मोशन समझ में आ गया? मोशन के लिए क्या चीज जरूरी है? फिक्स पॉइंट जरूरी है, उसके बिना आप मोशन जज नहीं कर सकते। एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है। अगर यू नो अगर हम बात करते हैं आसमान की, ठीक है, आसमान में अगर तारे, वैसे तो हमें लगता है कि स्टेबल है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, वो मूव कर रहे हैं, बट वो बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हमें लगता है कि सीधा स्टेबल है, ठीक है। तो आप जज कर पाओगे कि कौन सा कितना मूव कर रहा है? हम जज नहीं कर पाएंगे। रीजन भी, हम तब जज कर पाएंगे, अच्छा वो मैं सोच रहा था कोई एग्जांपल आ नहीं रहा। टूटता हुआ तारा देखा है? विश मांगी है नहीं मांगी? वह पूरी होती है। तुमने देखा ही नहीं होगा राज, देखा नहीं ना? स्कॉलर्स मतलब एकेडमी बन रही है और बहुत बड़ी सजा रही है रात को ना, अभी चल ठंड पड़ रही है धूप में, है ना? तो ये बहुत जरूरी होता है। इवन मुझे भी लगता है, मैं खुद नहीं इतना देख पाती, लेकिन जब भी कभी मौका मिलता है, जैसे कभी हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं ना, तो पहाड़ों में रात बहुत बढ़िया होती है, ठीक है, तो वहां पे तारे वगैरह अगर आप देखो, कई कई बार आपको टूटा हुआ तारा दिख जाता है, ठीक है। सो द थिंग इज दैट इतने सारे तारों में टूटा हुआ तारा कैसे दिख गया आपको? क्योंकि बाकी सारे रुके हुए हैं, तभी देख पाए आप, तभी वो स्ट्राइक हो पाया आपको, अदरवाइज नहीं हो पाता स्ट्राइक। तो मोशन को जज करने के लिए बाकी सब चीजें स्टेशनरी होना जरूरी है, तभी आप जज कर पाओगे, ठीक है, ये सब चीज। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन मैंने आपको बार बार रिपीट करवा दिया। ओके, तो ये आप लोगों ने आज कर लिया। कल आप जब आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? कल आप काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेमैटिक्स। और आज मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, कौन सा? तो मेरा मुंह क्यों देखते हो, आंसर नहीं बताते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट नंबर 1, और क्या? एक और लिख लो, एक और लिख लो, लिखो, अच्छा, और तो अच्छा वो याद आ गया। एक और लिख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड मूवमेंट? मोशन में और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? हाँ भी, मैं रंजीत भेजती हूँ। मोशन में और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? एंड तीसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक? स्टैटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस है? मैं जो भी आपको होमवर्क देती हूँ ना, ये मान लीजिएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को कंक्रीट करने के लिए देती हूँ। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको अगर कवर करना है तो करिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना क्लियरिटी अपने कॉन्सेप्ट में, अपने वर्ड्स में, अपने डिफरेंसेस में रखोगे ना, उतना देखिएगा आप चीजों को समझने में इजी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नस इफेक्ट? मैग्नस इफेक्ट क्या होता है? मैग्नस, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। तो कल आपका ये टॉपिक रहेगा।
देखो एक चीज मैं बता दूं हाँ जी सर, हाँ बस बस डन डन डन।